Why some substances are biodegradable and some non-biodegradable? So some substance can be decomposed by bacteria. They can extract energy from them. Hence, सर इसका पहले वाला छूट गया है। इससे पहले दो और क्वेश्चन है। यही है। इससे पहले कौन सा नाम? वाटर ट्रॉफिक लेवल्स के एग्जांपल इसके नीचे चॉकलेट का नाम है वो भी उठा के एक ही में डाल दीजिए। ठीक है बाद में तो यही है सबसे पहले। आओ नहीं को थोड़ा आगे ये कर लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल हमने पढ़ा हुआ है तो इसी ऑर्डर में। सो बात ना करें, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। फंगी भी आ जाएगा, फंगी भी डिकम्पोजर्स में आ जाएंगे। ठीक है। प्रेजेंट इन अवर एनवायरनमेंट आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। प्रेजेंट इन अवर आर, इसका क्या मतलब है? इन देयर एक्शंस, यानी जो पेपर का डिकम्पोजर है वो कोई और बैक्टीरिया है और जो पोटैटो पील का है वो कोई और है। और इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों का अलग अलग है। जो लेदर का बैक्टीरिया, लेदर भी डिकम्पोज हो जाता है, क्लॉथ भी डिकम्पोज हो जाता है, बट अलग अलग बैक्टीरिया उनसे एनर्जी पाते हैं। सो दीज बैक्टीरियाज आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस। तो एक तरीके के बैक्टीरिया एक ही तरीके के वेस्ट पर प्रोलिफरेट करते हैं और उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। सो बैक्टीरियाज और डिकम्पोजर्स और सेप्रोफाइट्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस। तो उनके जो भी ब्रेक डाउन का एक्शन है वो स्पेसिफिक है। दे ब्रेक डाउन नेचुरल सब्सटेंस और प्रोडक्ट्स। दे ब्रेक डाउन या तो नेचुरल हो या फिर सेमी सिंथेटिक हो। सेमी सिंथेटिक का मतलब समझते हो कि जो हमने नेचर से पाया फिर उसको मशीन में हमने कुछ प्रोडक्ट बना दिया, तो वो है वही, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्ट तो वही है। तो बैक्टीरिया तो बहुत माइक्रोस्कोपिक नेचर पे देखेंगे उनको वही चीज़ मिल जाएगी। हम उसको भले ही मशीन से कुछ बना लें, लेकिन वो चीज़ ऐसी प्लास्टिक बनाए जो रबर के सैप से बनती हो। रबर का पेड़ होता है कि नहीं, तो उसके सैप से बनती हो या ऐसा कुछ, तो उसको सेमी सिंथेटिक कहते हैं। थोड़ा बहुत हम कुछ इधर उधर की चीज़ और ऐड करते हैं, तो बैक्टीरिया फिर भी उसको कर लेगा। तो बैक्टीरिया या ये लोग क्या करते हैं बताइए? They break down the natural substance present in our environment. Natural substance, organic material, or some semi-synthetic substance. ऐसे जो आधे सिंथेटिक हो और थोड़ा उसमें मटेरियल लगाओ, सिंथेटिक सब्सटेंस। सेमी सिंथेटिक में पूरा करेगा या फिर सिर्फ उतना पार्ट? नहीं, क्योंकि हमने ऊपर से कुछ चीजें लगा दी हैं, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्ट है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो वही है जो इसमें उनका होता है। तो हमने उसको नहीं तोड़ा और ऐसा हमने इस ख्याल से किया है कि वो बायोडिग्रेडेबल रहे। और जो हम इतने बड़े लार्ज स्केल पे 8000 मतलब 800 अरब लोग हैं, तो इतने 800 करोड़ लोग हैं, तो 800 करोड़ लोग जो इतना ले रहे हैं नेचर से, तो नेचर को वापस तो चला जाए, नहीं तो थोड़े दिन बाद अवर लाइफ विल बी एट स्टेक, हम नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं रह पाएंगे। तो अभी सबसे ज़्यादा प्रमोशन किस चीज़ पर दिया जा रहा है कि हम नेचर को जो ले रहे हैं वो वापस कर दें, बिकॉज वी आर एक्सट्रैक्टिंग इट एट वेरी लार्ज स्केल, तो हमें उसको वापस कर देना चाहिए। सो हैंस ऑर्गेनिक मटेरियल और सेमी सिंथेटिक सब्सटेंस को ही वो तोड़ पाते हैं। ठीक है। नाउ but do not break down, man-made substance as the, क्योंकि वो उससे नॉन फैमिलियर है।
दे आर या दीज आर, दे तो ह्यूमन के लिए लगता है या हायर क्रिएचर्स, दीज आर नॉन फेमिलियर विद देम। These materials are alien to them, ये उनके लिए बिल्कुल अपरिचित हैं, and they do not know how to extract energy from them. So these materials कैसे हैं उनके लिए? Materials चाहे कौन कौन से, जैसे प्लास्टिक, ग्लास या और कोई भी पॉलीथीन हो, तो वो सारे, या मेटल हो, ग्लास हो, ये सब तो कंटेनर के काम में आते हैं, तो क्यों ना। हाँ सर मैं टेस्ट दे दूँ सुबह में आई। टेस्ट दे दीजिए। So these materials ये कैसे होते हैं? आर एलियन। एलियन का मतलब है अपरिचित। एलियन का मतलब समझते हो कि जिनसे कोई, जैसे हम कोई बाहर से आ जाए तो कहेंगे एक एलियन आ गया, अपरिचित आ गया। एलियन। हाँ, एलन। वो कहते नहीं कि वो एक एलियन बड़ा गलियन से आ गया है, पता नहीं कौन सी गलियन, तो अपरिचित। टू देम and these do not know, how to extract energy from it. How to extract energy from it. So some substances are biodegradable and some are non biodegradable. इसलिए कुछ biodegradable हैं और कुछ non biodegradable हैं। सेमी सिंथेटिक है, जैसे रेयॉन। रेयॉन में क्या करते हैं कि हम प्लांट की लुगदी पर प्लांट्स का पल्प बना लिया और उसको किसी मशीन से निकालते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, ईस्टर्स उस पर हम लगा देते हैं, तो उससे जो कपड़ा बनता है वो पॉलीईस्टर कहलाता है या फिर रेयॉन कहलाता है। तो उसमें वो डिकम्पोज हो जाता है। टेरिकॉट भी है, टेरिकॉट सेमी सिंथेटिक है। टेरिलीन और कॉटन मिला के जो बनता है वो आराम से डिकम्पोज करता है। नाउ सो सम वेस्ट मटेरियल्स आर biodegradable and some non-biodegradable. Give in two ways biodegradable substance would affect the environment. कैसे biodegradable substance साक्षी environment को affect करेगा? They give back nutrients to environment. बोलो सृष्टि। और फाउल स्मेल होगी उनकी वजह से। और सर वो ब्रीडिंग ग्राउंड इधर एक्ट करेगा जिसमें मच्छर। ये सही है, वो दोनों बात बता रहे। तो पहला बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो भी होगा लॉइटर्ड हियर एंड देयर, वो कहीं भी पड़े होंगे तो क्या करेंगे बताइए, वो अफेक्ट करेंगे। अफेक्ट का मतलब होता है बुरा प्रभाव डालना। ये लगा अफेक्ट द एनवायरमेंट as it may be breeding ground for mosquitoes and flies. Second क्या हो सकता है, while getting decomposed they produce foul smell.
राइट टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बेटा आपका क्या नाम है? मनीष। बताइए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैसे हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं? हाँ, तो आप बताइए। सॉइल पोल्यूशन करेंगे। दे ये क्या कर देंगे कि स्पॉइल द टेक्सचर ऑफ सॉइल एंड पॉल्यूट द सेरेनिटी, जो हमारे चारों तरफ अच्छा वातावरण है उसको खराब कर देंगे। और बायोलॉजिकल। तो अब इसमें देखो कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जैसे DDT। अब इसके बारे में थोड़ा बता दें तो दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, affect the environment, affect the जैसे कि some pesticides as some pesticide जो पेस्ट को किल कर दें, या इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल कर दें। साइड का मतलब किलर, ठीक है। सो एक इसमें एग्जांपल है DDT। DDT का मतलब क्या है कि DDT जैसे अगर इथेन है और इथेन में हम एक इस तरीके का ग्रुप लगा दें जो कि फिनाइल ग्रुप कहता है। वैसे तो C6H6 को बेंजीन कहते हैं, लेकिन बेंजीन और बेंजीन का फार्मूला इस तरीके से होता है कि इसमें ये सब C है, यहाँ पे क्या है, और बाकी इनमें एक डबल बॉन्ड, ये कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट, और बाकी सब में एक एक H लगाए। जरा देखो तो क्या सबकी टेट्रा वैलेंसी पूरी है? क्या हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है? और अगर इसमें से एक का हाइड्रोजन हट जाए तो अब ये किसी में सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज किया जा सकता है। तो बेंजीन में से कार्बन हट जाए तो उसको कहते हैं फिनाइल। मेरा कहने का मतलब ये तो बेंजीन है, लेकिन यदि मैं C6H5 कर दूं तो एक इसकी रेसिडुअल वैलेंसी हो गई। अब इसे क्या कहेंगे? फिनाइल। ये फिनाइल हो गया। अब इसी में OH जोड़ दिया जाए तो फिनॉल हो जाता है, जिससे हमारे घर में पोछा लगता है। तो ये फिनाइल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है। अगर एक ग्रुप यहाँ ऐसा लगा हो और एक ग्रुप इधर लगा हो तो ये 2 फिनाइल ग्रुप हो गए, और इन दोनों फिनाइल पे क्लोरो लगाओ तो डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, इन सब में ऐसे ग्रुप है। तो जरा सोचो तो, डाई क्लोरो, डाई फिनाइल और ट्राई क्लोरो इथेन। चूंकि ये इथेन ग्रुप है कि नहीं, अब जहां ध्रुवांशी गए सर इसकी टेट्रा वैलेंसी तो मैंने फुलफिल कर दी। तो क्या लिख दिया जाए, जरा फिर से बोलो। डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो हो गया कि नहीं? और फिर क्या? इथेन। इसमें किसी में कोई भी गैपिंग नहीं है, तो DDT। और ये कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये 60 साल तक डिकम्पोज नहीं होता। तो अगर मान लीजिए प्लांट पे मैंने छिड़काव कर दिया तो क्या ये इस जाइलम के थ्रू ऊपर तक पहुंच जाएगा प्लांट सैप में, और अगर हम उसको खाएंगे तो हमें पहुंच जाएगा, या उसको कोई बकरी खाएगी और उस बकरी को हम खा लें तो भी इनडायरेक्टली भी पहुंच सकता है, क्योंकि हम ओमनीवोर है ना, हम हर्बीवोर नहीं है। हम हर्बीवोर भी हैं, कार्निवोर भी, हम दोनों चीज़ें खाते हैं। मनुष्य में तो दोनों पाए जाते हैं ना। तो चाहे तो सीधा हम प्लांट खाएंगे तो भी हमारे अंदर जाएगा, और यह बकरी के माध्यम से भी जा सकता है। बकरी उसे रोज खा रही है तो क्या वो उसमें लगातार इकट्ठा होता जाएगा? तो अगर हम सेकंड चेन ऑफ करते हैं तो उसमें अगर 10% है और हम रोज एक बकरी खा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे अंदर वो कितना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। इट इन केस ऑफ फ्लड और रेनिंग इट विल रन ऑफ टू नियर वाटर बॉडीज लाइक वाटर रिजर्वायर, लेक, रिवर। अगर बारिश होती है तो क्या ये जो बचा हुआ DDT है जो प्लांट में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो सॉइल में रह गया, क्या वो आसपास के पानी में चला जाएगा और वहाँ पर क्या मछलियों के अंदर जाएगा? सो द फिश विल गल्प वाटर, वो अपने अंदर पानी ले लेंगी, एंड इन दिस वे द DDT गेट एक्यूमुलेटेड इन स्मॉलर फिश। छोटी मछलियों में चला जाए, छोटी मछलियों में ना जाए
तो क्या फाइटोप्लैंक्टन में चला जाएगा? जो ऊपर एल्गे, ग्रीन एल्गे है, ग्रीन एल्गे को ध्रुवांशी कौन खाएगा? फाइटोप्लैंक्टन को छोटी मछली जूप्लैंक्टन खाएंगे, क्योंकि सही, वो सही बता रही है, आप उसका भी तो सुनो। उसने कहा सर कि फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खाएंगे, यानी अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जूप्लैंक्टन। और जो हरी हरी शैवाल उगी है, एल्गे, वो क्या है बताइए? फाइटोप्लैंक्टन। कई बार काई सी नहीं उगाती पानी पे, तो उसको खाएगा अमीबा, पैरामीशियम, उनको खाएंगी छोटी मछलियां, फिर उनको खाएंगी बड़ी मछलियां। सो इन दिस वे द डीडीटी और एनीथिंग दैट इज, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर चलते जाएंगे तो डीडीटी की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो जो रोज खाना खा रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा भी, अगर तुम्हारे खाने में कोई ऐसी चीज हो, लेड हो, कहते हैं रोम जैसा इतना बड़ा शहर शीशे की वजह से मर गया। नहीं तो ऑगस्टस, जूलियस कितने बड़े बड़े, उनके नाम पे सब महीनों के नाम है, 12 महीने, सब रोम के ही तो राजा हैं जो महीने हैं। तो उस तरीके से उनके नाम पे, और वो लेड के ग्लास में पानी पीते थे। लेकिन जिस लेड के ग्लास में पानी पीते थे, लेड तो आप जानते हैं भारी मटेरियल होता है, तो उसमें धीरे धीरे उनके अंदर वो जहर जाता गया और सारे के लोग मर गए। तो इस तरीके से रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे बट स्पॉइल्ड विद इन ईयर्स। यही बात है कि नहीं? तो इसी तरीके से बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो अभी इन्होंने क्या बताया, प्रियांशु ने बताया ना, सो इट इज सम पेस्टिसाइड्स दीज, ये क्या हो जाएगा, एंड मेटल, कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं पानी में आर्सेनिक हो, आर्सेनिक है AS, जरा ग्रुप देखो 15 ग्रुप में तीसरे नंबर का मटेरियल है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक एक जहरीला पदार्थ है, और आर्सेनिक को हिंदी में क्या कहते हैं, संखिया। कई बार तुमने सुना नहीं होगा अखबारों में कि अरे वो संखिया खा के मरी है, और लड़कियां मर नहीं जाती से सुसाइड कर लिया संखिया खा के मरी। तो पानी में, पानी के अंदर आर्सेनिक होता है डिजॉल्व, और कई लोग ऐसे होते हैं, आप देखो पानी निकल रहा है वही पियेंगे और उनके चेहरे पे वाइट स्पॉट हो जाएंगे, पूरे स्किन कैंसर हो जाएगा, अंदर गल जाएगा। और ज़्यादातर यही अफ्रीका में हो रहा है, बाहर की कंट्रीज आकर के ज़मीन से माइनिंग कर रही हैं, और वो उसका जो निकल रहा है माइनिंग का वो सब ऊपर ही छोड़ दे रही हैं, वो अल्टीमेटली नीचे के ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज में चला जा रहा है। और यूरोपियन कंट्री तो फ़ायदा कमा रही हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को स्किन कैंसर और ये सब हो रहा है। तो इसका मतलब है ये सब डेंजरस मेटल्स हैं। जब मैं मेटल की बात कर रहा हूं तो तुम हैवी मेटल मानना, भारी धातु जो नीचे के तल्ले पर है पीरियोडिक टेबल में, ऊपर वाली ना लेना। सो दैट इज हैवी मेटल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, दे एंटर इन ह्यूमन बॉडी थ्रू फूड चेन। कौन कौन सी चीज, जरा रिपीट करो अंशिका। नॉन मेटल्स की तुम क्यों बात कर रहे हो? heavy metals and That is pesticides. enter in human bodies and then through food. थ्रू फूड चेन, हिंदी बात बोलो ना, थ्रू फूड चेन एंड सो एंटर। और जैसे मरकरी, मरकरी का अगर एक भी वेपर तुम्हारे अंदर चला गया तो 3 महीने में ब्रेन डेड है। जैसे हम लोग मरकरी हाथ में लेके खेलते हैं, किसी भी तरीके से लुढ़क गया कहीं से भी, अगर उसका एक ट्रेस भी, ट्रेस कह रहा हूँ, माइक्रो भी नहीं, माइक्रो से भी कम, इफ द ट्रेस क्वांटिटी ऑफ मरकरी एंटर्स इन अवर बॉडी, देन ऐसे बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक मरकरी के द्वारा मरेगा, जो मरकरी में खेले कूदे और बड़े हुए तो वो मर गए। सो लाइक मरकरी आर्सेनिक, लेड भी होगा भाई, उसका नाम है ना वो मरकरी और लेड, ठीक है, कैडमियम भी है, सब यही सब चीजें हैं। सो मरकरी आर्सेनिक लेड एंटर इन ह्यूमन बॉडी। अगर उसको छोड़ दिया जाए इधर उधर तो वो कहीं ना कहीं से आसपास के सॉइल को ही खराब कर देगी, सॉइल में डिसॉल्व हो जाएगी पानी के थ्रू फूड चेन, फूड चेन। और फिर ये क्या होगा, ठीक है, एंड इट्स कंसंट्रेशन इन ह्यूमन बॉडी विल बी लार्ज, ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होगा। इन ह्यूमन बॉडी, तो इसलिए बहुत सारे देश में डीडीटी बैन है, लेकिन भारत में अभी भी चल रहा है। इसी डीडीटी को फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब छिड़काव किया गया था तो बहुत सारे कीड़े मर गए थे, और इसने मलेरिया से हमको बचाया था।
और इसके लिए जिसने डीडीटी बनाया था उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, और यही डीडीटी बाद में देखा गया कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कर रहा है, इसलिए बैन कर दिया गया, लेकिन भारत में इसका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा। तो इस तरीके से नाउ इट्स कंसंट्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इंक्रीजेस। अब जैसे देखो वही कोलगेट अमेरिका में बैन है, या बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वो दैट इज फ्लोर एपेटाइट मटेरियल होता है जो बच्चों के लिए कार्सिनोजेनिक है, कैंसर प्रोड्यूसिंग। चलिए तो अब जरा देखें, एंड कैन स्पॉइल देयर हेल्थ इन लॉन्ग रन। ठीक ना लगाइए, एंड कैन स्पॉइल देयर हेल्थ इन लॉन्ग रन। तो इस तरीके से ये पहली चीज हो गई। दूसरा चीज ये क्या करते हैं, इफ दीज मैटर्स जो भी है ना बायोडिग्रेडेबल, दीज मैटर रिमेन अनबायोडिग्रेडेड एंड लॉइटर्ड हियर एंड देयर फॉर लॉन्ग टाइम। तुमने ग्लास बोतल छोड़ दिया, कोई न उठाए तो कहो ये 100 साल तक ग्लास बोतल पड़ी है, क्योंकि डिकम्पोज तो हो नहीं रही है। आलू का छिलका हो तो हफ्ते भर में गल जाए, लेकिन ग्लास बोतल गलने वाली है क्या? सो दीज मटेरियल्स रिमेन लाइटर, ठीक है। एंड ये जो हमारे नेचर की सिरेनिटी है, प्रिस्टैनिटी है, प्रिस्टाइन फॉर्म, शोभा, इसको बिगाड़ देते हैं, ठीक है। दे स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो ये भी लिखे कि एक्सेसिव use of it makes the soil too acidic or too alkaline, makes the soil too acidic or too alkaline, which then becomes unfit to produce crops। तो क्या हो जाएगा, which affects crop yield। नेक्स्ट देखिए, कि तीसरी चीज, these remain loitered in environment for long time and spoil beauty of nature। ठीक है, अब देखिए, these things may be hazardous to animals because they oftenly उसी को क्या कर देते हैं, intake it, ingest it and it remains। वो उनके कहीं ना कहीं एब्डोमेन में 50 किलो थैली निकल रही है, तो क्या निकल रहा है, जानवरों को क्या पता, खाते खाते वो प्लास्टिक भी खा जाते हैं, तो फिर ठीक है। सो समटाइम्स दीज आर ईटन बाई animals and their life becomes in stake, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, and their life becomes in danger। now अब देखिए, प्रार्थना करें। So okay,
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम ecosystem is self-contained unit which includes biotic and abiotic components. तो ecosystem is self-contained भी लिख सकते हो या sustained। sustained का मतलब है खुद ही अपने ऊपर ही निर्भर है, self-contained या sustained unit which includes, it only takes solar energy as energy source from outside, otherwise उसका अपने में ही काम चल रहा है। So which includes biotic and abiotic components. So it only takes solar energy from outside. Solar energy from outside. अगर मान लीजिए सब कुछ समाप्त कर दो, एक बगीचे के चारों ओर हर चीज बिल्कुल बियाबान कर दो, उजाड़, तो ऐसी स्थिति में भी तुम उसे सनलाइट देते रहोगे तो वो गार्डन हरा भरा रहेगा, क्योंकि इकोसिस्टम अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। या एक फॉरेस्ट हो तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा, वो चल सकता है, बाहर की चीज़ें खराब भी हो जाए। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, या मैन मेड हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, नेचुरल। सो इकोसिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इट्स टाइप्स आर, अब जरा देखिए कई तरीके के हो सकते हैं। तो इकोसिस्टम अगर हम देखें रचना के आधार पर, तो एक नेचर ने बनाया हो और दूसरा मैन मेड, तो मैन मेड भी हो सकता है। और तो एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल, और दूसरा क्या होता है टोपोग्राफी के आधार पर, दैट मीन्स टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी। भाई तुम्हारे चारों तरफ की टोपोग्राफी क्या है, तो कहेंगे भाई हमारे यहाँ तो लूनी नदी बहती है, वहाँ का अच्छा मीठा पानी आता है, पाली में वहाँ से मीठी सब्जियाँ आती हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम लोग। तो आसपास क्या क्या तुम्हारे आसपास बोलो, अरावली के पहाड़ हैं, जब हम जाते हैं उदयपुर, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो टोपोग्राफी बताते हैं हम लोग। तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्ट। और दूसरा क्या है, एंड दूसरा इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी। जैसे सॉलिड को अगर हम डिवीजन करने लगे तो एक दो तरीके से नहीं कर सकते हैं। कई बार कहेंगे हम फेज के आधार पर, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर अच्छा कहेंगे कलर के आधार पर करो, तो कहेंगे कि विट्रियस और रेजिनस। जो कलरफुल है वो रेजिनस है, और जो कलरलेस है वो कैसा कहेंगे, विट्रियस। जितने सिंक है सब में विट्रियस लिखा होता है कि नहीं, जिन भी सिंक में टेप मत लगाओ। तो फिर उस ये चीज़ हो गई। कई बार कहते हैं अच्छा इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर करो, तो पैरामैग्नेटिक, ठीक है, इसे फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, इस तरीके से हम कर लेते हैं। कोई क्या अच्छा बताओ कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, तो वही है सब, सॉलिड मैटर वही है, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं। फिर कोई क्या अच्छा प्योरिटी के आधार पर करो, तो हम कहते हैं कि सम आर मिक्सचर, सम आर प्योर सब्सटेंस, फिर उसके भी फ्लो चार्ट बनाते हैं। है वही चीज, लेकिन उसको हम किस बेसिस पे कर रहे हैं पता होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर अब ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी पे बताओ, दैट इज टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। क्या तुम ये समझती हो सौम्या, जो टेरेस्ट्रियल है वो नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। जो तुम्हारे फार्म्स है वो मैन मेड है कि नेचुरल, मैन मेड। इसी तरीके से अगर हम कहें कि जो फॉरेस्ट है वो गार्डन, हाँ मैन मेड हो गया। ऐसे ही एक्वेटिक में जो हमारा एक्वेरियम है
वो मैन मेड है, लेकिन जो रिवर हो गई ये तो वो अपने आप ही ग्रो कर रही है, उसमें हमारा कोई इनपुट नहीं चाहिए। तो मैन मेड सिस्टम नीड्स अटमोस्ट केयर टू सस्टेन इट। अगर हम 2 दिन पानी न डालने जाए अपने खेतों में तो उसमें गड़बड़ी आ जाए, लेकिन वहाँ पर फॉरेस्ट में कौन कर रहा है, वो हरा भरा है। तो इस तरीके से व्हाट डज इट मीन बाय नेचुरल इकोसिस्टम? सो द इकोसिस्टम which are bestowed to us by nature, जो हमको प्रकृति के द्वारा वरदानित है, उसे क्या कहेंगे? नेचर। सो इट इज सेल्फ सस्टेन एंड फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये हमारे द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप तो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो नेचुरल इकोसिस्टम, सो the ecosystem which are, जो bestowed हैं, हमको वरदानित हैं, bestowed to us by nature and free from human interfere, उसको कहेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे फॉरेस्ट आ जाएंगे, रिवर आ जाएंगे, माउंटेन में भी अपनी लाइफ स्टाइल होती है, तो माउंटेन भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, ये सारी चीजें। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम? ठीक है। सो दीज आर मैन मेड इकोसिस्टम्स। सो दीज आर डेवलप्ड बाय मैन एंड केयर इज नीडेड टू सस्टेन इट। अगर तुम इस पे केयर नहीं करोगे तो ये इकोसिस्टम बिखर जाएगा। तुमको बार बार मछलियों को दाना भी डालना पड़ेगा। अगर तुमने घर में कुछ ऐसा पिस्सी कल्चर खोल रखा है या कुछ भी ऐसा है तो वहाँ तुम्हें कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा। फार्म में भी तुम्हें न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे या कुछ भी है, तो नीडेड टू सस्टेन इट, इसको बनाए रखने के लिए। सस्टेन का क्या मतलब है? बनाए रखने के लिए। जैसे एक्वेरियम और क्रॉप फील्ड, फार्म हाउस, तो फार्म्स जो होते हैं तो फार्म्स में भी ऐसा होगा। गार्डन भी हो सकता है। जू में भी आपका इंटरवेंशन नीडेड है। अगर ह्यूमन इंटरवेंशन ना करे तो क्या हो, वो नहीं चल सकता है। अब देखिए, दो चीजें होती हैं, एक सेलेस्टियल होती है और एक टेरेस्ट्रियल। जो जमीन पे है उसको क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल। और जो धरती के बाहर है तो उसे सेलेस्टियल कहेंगे। जैसे मून है, ये सब सेलेस्टियल बॉडी हैं। हम लोग टेरेन पे रहते हैं, जमीन है टेरेन। और एक्वेटिक तो हम जानते ही हैं। नाउ लेट अस कम टू कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट्स दो तरीके के हैं, एक बायोटिक हो गया और ए बायोटिक, दूसरा बायोटिक। ए बायोटिक में सॉइल आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, एयर आ जाएगा, ये सब ए बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है। इसके अलावा भी कई तरीके के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। ए बायोटिक कंपोनेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जैसे आया है तो CO2 भी आ जाएगा। और भी जो एलिमेंट्स चाहिए जो सॉइल में है वो सब उसके साथ इंक्लूडेड ही। एंड अदर एलिमेंट्स, मिनरल्स और आयंस तो हमें चाहिए ही ना, सिर्फ सॉइल से तो नहीं है, पानी में मिले रहते हैं।
तो वो भी हम उनसे लेते हैं। जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स के 3 टाइप्स हैं। सो बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब है द बायोटिक कंपोनेंट्स इज कंप्राइजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जबकि ये किससे कंप्राइज करती है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये नॉन लिविंग है और वो कैसा होगा? तो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, सिस्टम मतलब कि जो जीवित घटक है जैव पारिस्थितिकी का। इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है? जैव पारिस्थितिकी। तो वो 3 चीजों से मिलकर बना है। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज, ठीक है, ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर। इसमें क्या आएगा? कम्युनिटी तो हम लोगों ने पहले भी देखा था ना, क्या होता है? कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर। क्या इसमें हमारे बॉडी के अंदर ये रहने वाले सारे प्लेटीहेल्मिन्थीज भी आ जाएंगे? नीमाटोड्स हो गए या किसी भी तरीके का जितने भी है, आप देख रहे हैं कि लिवर फ्लूक हो गया या और भी टेप वार्म, किसी भी तरीके का राउंड वार्म जो जो हमारे पेट में है या लीवर में है, कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर, वो सब भी इसके अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? और साथ में क्या आएगा? जो आउटसाइड के जितने तरीके के स्पीसीज आप देख रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं या खा रहे हैं, या जो छोटे छोटे डिकम्पोजर्स भी हैं, सब कुछ इसी में आएगा। तो वो सब इसी में आएंगे, बैक्टीरिया भी इसी में आएंगे। ये 3 तरीके का। तो बायोटिक के 3 टाइप्स हैं। दिस इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर पे कौन कौन से हैं? प्लांट्स। अब कंज्यूमर 2 तरीके के हैं, एक प्राइमरी कंज्यूमर है, एक सेकेंडरी कंज्यूमर है और एक टर्शियरी कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर में भी कई तरीके के हैं, वो भी हम देखेंगे। तो कंज्यूमर में हर्बीवोर आएंगे, कार्निवोर आएंगे और ऑमनीवोर आएंगे। हर्बीवोर, इन सब की डेफिनेशन देखेंगे। कार्निवोर, ठीक है, और ये देखो, ये शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। दैट इज ऑमनीवोर, जो सब कुछ खाएं। सो दैट इज द 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स हैं। और डिकम्पोजर, तो डिकम्पोजर तो हम जानते ही हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। सो उसमें सैप्रोफाइट भी है। लेट अस सी वन बाय वन। इकोसिस्टम का मतलब है कि हमने अपनी सुविधा के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए आपस में एक ताना बाना बुन लिया है। सो वी हैव एडजस्टेड विद आवर नियर बाई लिविंग थिंग्स। उसको कहते हैं इकोसिस्टम। इसी को कहा जाता है कि ऐसे हमारे पॉलिटिक्स में भी इकोसिस्टम है। लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए एक ऐसा सिस्टम बना लिया कि मेरा 10%, तुम्हारा 5%, उसका 3%, एक ट्रेन सी बना ली है। तो वो भी एक इकोसिस्टम है जिसको कि सरकार तोड़ रही है। दैट इज ए काइंड ऑफ करप्शन विच इज इन्फेस्टेड इन अवर सोसाइटी, जो हमारे समाज में व्याप्त है, उसको भी इकोसिस्टम ही कहते हैं। तो एक सिस्टम है सरकार का चलता रहता है, और दूसरा इकोसिस्टम उनका है जो भ्रष्टाचारियों का है, वो बिना प्रभावित हुए चलता रहता है। तो द फर्स्ट इज प्रोड्यूसर। सो प्रोड्यूसर क्या करते हैं? So the organism which can prepare their own food, these are living organism. Which can prepare their own food.
ये अगर खाना ना बनाए तो किसी की भी लाइफ नहीं चल सकती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कहीं पर प्रोड्यूसर खत्म कर दिए जाए तो डिकम्पोजर का भी काम ना रह जाए, क्योंकि यही सनलाइट को हार्नेस करते हैं, ये अरेस्ट करते हैं, और उसको अरेस्ट करने के लिए इनके पास क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल है। ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस केमिकल एनर्जी की मदद से सिंपल सब्सटेंस जैसे CO2 और वाटर से फिर ग्लूकोज बनाते हैं। फिर उससे आगे की लाइफ चलती है। उसी क्रम में बैक्टीरिया भी आते हैं, उसी को तभी तो डिकम्पोज करेंगे। ग्लूकोज ही ना बने तो बैक्टीरिया का भी क्या काम। तो जहाँ पर प्रोड्यूसर नहीं है जैसे मून, वहाँ डिकम्पोजर भी नहीं। सो प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे ये लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है कि सर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस अभी बता दे रहे हैं, ये किसके द्वारा बनाते हैं? फ्रॉम का मतलब इनके द्वारा ये बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अगर फूड की बात की जाए तो ग्लूकोज भी बना के देते हैं। कहते हैं ये लो पकड़ो ग्लूकोज, ये लो प्रोटीन, प्रोटीन से अपना शरीर बनाओ और ग्लूकोज से काम करो। हमारे लिए नहीं बनाते, हम तो खा लेते हैं उनका बनाया हुआ, बट ये सब कुछ बना कर देते हैं। इवन फैट, मूंगफली का तेल, कहते हैं ये लो फैट लो, सनफ्लावर का चाहिए कि मूंगफली का चाहिए, उसी वेजिटेबल ऑयल से हम वनस्पति घी बना देते हैं। ये वेजिटेबल ऑयल का वो ज़्यादा अच्छा है। ये समझ में आ गया? सो प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस फैट, प्रोटीन। आपको मालूम है दालों में प्रोटीन है। मैं प्रोटीन, मेरा घर है सोयाबीन। ये गाना तो सुना ही होगा। तो इस तरीके से प्रोटीन, सोयाबीन इज द हाउस ऑफ प्रोटीन। सो दे प्रिपेयर, जो भी चीजें बनाते हैं सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं बनाते हैं। आप मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, हाँ बोलिए। तो हम कह रहे थे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच का डिफरेंस बता दीजिए। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मतलब है जो प्लांट बना लें वो सब ऑर्गेनिक है। Whatever is synthesized by plants, ये ऑर्गेनिक। जो ऑर्गन्स में बने, जो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बने वो ऑर्गेनिक है। इवन हमारी बॉडी में भी जो वेस्ट सब्सटेंस बनते हैं जैसे यूरिया, वो भी ऑर्गेनिक ही कहे जाते हैं। और जो भी चीज है, सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस एसेंशियली कंटेन्स कार्बन। हाउएवर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मोस्टली आर नॉन कार्बन कंपाउंड्स। बट ऐसे 3 ऐसे कंपाउंड बताओ इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन होता हो। चलो ठीक है, 4 बताओ। अच्छा ठीक है, आप बताइए। कार्बोहाइड्रेट्स होगा। करेक्ट, जैसा इन्होंने बताया कि CO2 CO, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर में इन्होंने पढ़ा था लेकिन इन्हें अभी तक याद रहा। बड़ी बात है कि नहीं? सोडा बहुत बड़ी बात है। ये सब हमारे अंदर नहीं बनाए जाते हैं। ये सब क्या है? ये मिनरल्स हैं जो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। तो ये नॉन ऑर्गेनिक है, जबकि इनमें कार्बन है, लेकिन फिर भी इन्हें क्या माना जाता है? ये सभी चीजें। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, हम ये ना सोचे कार्बन है तो ऑर्गेनिक होगा, ठीक है? वैसे हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। जैसे 11वीं में जाओगे 2 रसायन मिलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और, लेकिन हिंदी में उनको कहते हैं कार्बनिक रसायन। तो फिर से समझ लो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एसेंशियली कंटेन्स कार्बन, but inorganic substance are the simpler substance, may or may not contain carbon. Few of them which contain carbon are these. Otherwise 1,25,000 inorganic substance are mostly non-organic compounds, while these 50 lakh substance are organic. यही तो है ना, वो ये 1,25,000 है और ये कितने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? 50 लाख, और हर हफ्ते 7,000 और बनते हैं। So these are, इन सबसे मैं मतलब नहीं बोलो, समझ में आई कि आगे बढ़े? ठीक है। सो प्रोड्यूसर्स, ये जो उत्पाद हैं, जो उत्पादक हैं, वो ये करते हैं, ठीक है? बाय यूजिंग, क्या करते हैं? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। साक्षी, क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है? बिल्कुल सही। नाउ नेक्स्ट इज, जो ऐसा करते हैं उनमें these are green plants, these are green plants of living world। ब्लू ग्रीन एल्गे भी है, नील हरित शैवाल,
ये सारी चीजें। तो एंड अपीयर्स ग्रीन, क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड अपीयर्स ग्रीन। इट आल्सो इंक्लूड्स, पीयूष शिरवी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, फाइटोप्लैंक्टन, पानी के ऊपर भी जो एक पतली सी लेयर है, हरी है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, तो वो भी हरा रहा है कि नहीं? तो वो क्या है? इट आल्सो इंक्लूड्स फाइटो। फाइटो का मतलब ही है, फाइटस का मतलब प्लांट, और प्लैंक्टन प्लांट का छोटा स्वरूप, प्लैंक्टन, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन हल्की सी जो पानी के ऊपर हरी हरी काई है, या तुम्हारे कोई पानी के बर्तन बहुत दिन पानी रखा हो तो किनारे किनारे काई हो जाती है कि नहीं, तो उसी को कहते हैं। वास्तव में ये ब्लू ग्रीन एल्गे ही है। ब्लू ग्रीन एल्गे थोड़ा बढ़ जाए तो मॉस बन जाता है, ब्रायोफाइटा, फिर और आगे बने तो थैलोफाइटा, धीरे धीरे इनके वो बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आप समझो ये इसमें इतना न्यूट्रिशन है कि जापानीज लोग इसी के टेबलेट बना के खाते हैं और 8 घंटे खाना नहीं चाहिए। या जो माइंस में जो फंसे हुए लोग थे उत्तराखंड में या पहले भी, वो सिर्फ शैवाल चार करके ही 3 महीने जिंदा रहे। इनमें इतना ज्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है। पानी टपक रहा था, उसके अंदर काई जमी थी, तो उनको मालूम अब कुछ भी खाना है, पानी की प्यास बुझानी, लेकिन उन्होंने जब खाया तो एनर्जी आ गई, और फिर उसी में जैसे वो पपाई को नहीं आ जाती है, वो पालक खाता है अब देखिए जापानीज तो इसी में रहते हैं, उनके पास खाने का समय नहीं है ना, तो वो लोग खा लेते हैं। नाउ दीज आर नोन एज ऑटोट्रोफ्स। ट्रोफ्स का मतलब फूड, जो अपना खाना खुद बनाए, और जो ट्रू फूड की अलग अलग लेवल है जहाँ फूड ट्रांसफर होता है, उसको कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। सो द एटिमोलॉजी ऑफ ट्रॉफिक लेवल इज द फूड चेन, ठीक है। तो इनको क्यों क्या कहते हैं बताइए? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। That is auto plus trophs, that is self plus food। इनका खाना ये खुद बनाते हैं, इनको किसी रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं। That is consumers। These organisms which consume prepared food by food prepared by producers, उनको कंज्यूमर कहेंगे। तो आप देखिए, एक क्या है प्रोड्यूसर, दूसरा क्या है कंज्यूमर। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो सीधा खा लें। सो विच डिपेंड्स ऑन देयर फूड नीड ऑन ऑटोट्रोफ्स। तो अब वो डायरेक्टली भी हो सकता है और डिपेंड तो कर रहे हैं ना। तो कंज्यूमर्स दोज ऑर्गेनिजम्स which depends for their food needs on autotrophs। either directly or indirectly। यशिका, इनको क्या कहते हैं कंज्यूमर्स को? बोलो। सही है। सो दीज आर कॉल्ड, वो खुद बनाते हैं, हीट्रो का मतलब किसी और। सो आर कॉल्ड कंज्यूमर और हेट्रोट्रोप्स। हेट्रो यहाँ किसी और पर के लिए, वैसे हीट्रो तो कुछ होता है कि होमोसेम, और हीट्रो का मतलब डिफरेंट, किसी डिफरेंट पर वो निर्भर है। हीट्रो का मतलब डिफरेंट प्लस फूड है, लेकिन ऐसा वर्ड लिया किसी और पर वो निर्भर है ना, तो इसलिए हेट्रोट्रोप्स कहे जाएंगे ना। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो खाने को बाहर पचा लेते हैं,
और कुछ अंदर लेके पचा लेते हैं। जो अंदर लेके पचा लें उसको कहते हैं होलोजोई, हम सब होलोजोई। तो हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हैं, और लेकिन कुछ बैक्टीरिया जैसे हम लोगों के स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, तो वो बाहर ऐसे छोड़ेगा और वो बचाएगा, उसका भी नाम है, देख के बताएंगे ना। अब ये देखिए, ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, हम सभी एनिमल्स जो हैं वो क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। एनिमल्स का क्या मतलब है सृष्टि, जानवर। ये ठीक बता रहे हैं। जैसा कि हम सब करेक्ट इन्होंने बता दिया, जो 5 किंगडम बनाए गए हैं उनमें से एक किंगडम क्या है, दैट इज एनिमेलिया किंगडम। सो जो 5 किंगडम सिस्टम है कार्लस लिनॉस ने बनाया है, तो उस सिस्टम में बायोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है उसमें कौन कौन से, उसी में डिकम्पोजर भी आ जाते हैं। तो हम देख लें एनिमल कहाँ आते हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम कौन कौन सा है, मोनेरा, प्लांटे, प्रोटिस्टा, एनिमलिया, बिल्कुल ठीक बताया। यही चीज ध्रुवांशी ने भी कही थी कि सर मोनेरंस है, यही बैक्टीरिया है। देखो बैक्टीरिया है कि नहीं, बैक्टीरिया का डिकम्पोजर है। अच्छा दूसरा क्या है, तो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का मतलब क्या हो गया कि ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। इनमें मतलब सभी कुछ है तो एक सेल के हैं, अमीबा, पैरामीशियम, क्या इन्हीं को ज़ूप्लैंक्टन बोल रहे हो। और मोनेरा बैक्टीरिया ये कौन से हैं, क्या ये डिकम्पोजर हैं, ये डिकम्पोजर्स में आ गए। और ये अमीबा जो यूनिसेलुलर हो, ठीक है। और प्रोटिस्टा, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ये सारे आ जाएंगे। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो खाना खुद बनाते हैं, हरे हरे देखे हैं कि नहीं, ये क्लेमाइडोमोनास कुछ खुद भी बना सकते हैं और यूनिसेलुलर है, लेकिन ये प्रोटिस्टा हो गए। कुछ इसमें फाइटोप्लैंक्टन है और कुछ इसमें देख लो, 2 इसमें मैंने बता दिया ज़ूप्लैंक्टन है। ये खाना खाते हैं, ये एक कोशिकीय प्राणी है और इनका सेल वेल डिफाइंड है, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। जबकि बैक्टीरिया में उलझा हुआ न्यूक्लियस है, कोई इसके अंदर कुछ है। ये देख लो मोनेरा, तो मोनेरा में पहले भी आपको दिखाया है, ये तो मोनेरा में कुछ तुमको दिख रहा है इसके न्यूक्लियस में, कुछ भी नहीं है। ये देखो इसके अंदर इवन बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं, एक फ्लैजिला है बस इसके लोकोमोशन के लिए, और बस इसमें डीएनए मटेरियल तैर रहा है। ये तो प्लास्टिक का है, तो ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर ये उलझा हुआ डीएनए बस तैर रहा है और एक क्रोमोसोम। तो ये बैक्टीरिया, और इसके बाहर जो ऐसे है, इसके चलने फिरने के लिए पाइलस बने हुए हैं, जो प्रोट्रूशन। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। ये मोनेरा, क्या ये भी यूनिसेलुलर है, बट ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक की क्या एटिमोलॉजी है यश? हाँ, इसका मतलब है कैरियन से पहले, प्रोकैरियोटिक, और एक है कैरियन के बाद। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है। तो इस तरीके से ये जो है हमारे यूकैरियोटिक हैं, वो कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक। इनमें 2 और नाम कौन कौन से बताएं? दैट इज क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना। तो ईशान, इनमें कौन से फाइटोप्लैंक्टन और कौन से ज़ूप्लैंक्टन? ये ज़ूप्लैंक्टन, ये कैसा है? ज़ूप्लैंक्टन। और ये फाइटो। अच्छा, अब ध्रुवांशी ने कहा कि सर इसमें फंगी भी जोड़ दो, तो ये फंगी क्या है ध्रुवांशी? डिकम्पोजर है, क्योंकि सड़े गले पेड़ पर फंगस लग जाए किसी में, पैरों में भी लग जाती है, एलिफेंट फूट हो जाता है। लोग फंगस नहीं लग जाती, कहीं कहीं पर आप देखोगे कि लोग भी मलहम लगाते हैं, स्किन में वो सोराइसिस हो जाता है, नहीं? तो वो दैट इज फंगी। ये भी क्या है? देखिए खाना नहीं बना सकते, वाइट कलर के मशरूम है, तो दैट इज डिकम्पोजर्स। अब जरा देखो, चौथा है क्या? प्लांट्स। और 5वां क्या है? एनिमल्स। ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है, विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमेलिया में क्या होता है?
बताओ। Just take food from heterotrophs. वो बता दिया उसने कि उसमें सेल वॉल नहीं होगी। अच्छा। मल्टी सेलुलर है लेकिन इनमें सेल वॉल, और इसमें सेल वॉल है, और इसमें मशरूम तोड़ो ठक की आवाज होगी, प्लांट तोड़ो ठक की आवाज होगी। और देखो कुछ टूटा तो देखो सेल वॉल ही नहीं कहीं कुछ, और लौकी तोड़ के देखो तो इसमें सेल वॉल नहीं है और इसमें सेल वॉल है। इन दोनों में सेल वॉल है। इनमें से कौन कौन से सृष्टि मल्टी सेलुलर है? Plants. Animal or ये तीनों कैसे हैं बताइए? मल्टी सेलुलर। इसमें यूनिसेलुलर कौन कौन से हैं? ये दोनों कैसे हैं? अच्छा, किन में सेल वॉल है? इन दोनों में सेल वॉल है। और इसमें क्या है बताइए? नहीं। नो सेल वॉल। अब देखिए, इसकी सेल वॉल होती है व्हाइट कलर की, दैट इज कॉम्प्लेक्स शुगर जिसका नाम है काइटिन, और इसकी सेल वॉल सेलुलोज। सेलुलोज कॉटन होता है, 100% कॉटन। जो तुम रुई है ना वो 100% सेलुलोज। अब जरा देख लें तो ये डिकम्पोजर हो गए, ये कौन से हुए? क्या ऑटोट्रोप्स? और ये क्या हो गए? हेटरोट्रोप्स। तो ये भी देख लो। और ये नाउ ईशान, ये मुझे बताइए प्रोटिस्टा ऑटोट्रोप्स हैं कि हेटरोट्रोप्स? अभी उसने बता दिया, पहले बता दिया कि दोनों ही हैं। तो जैसा ध्रुवांशी बता रही, पहले से बता देती है आंसर, क्या करें हम लोग? तो वो कहती है कि जब प्रोटिस्टा कहाँ है तो देखो ये खाना बनाते हैं और ये खाते हैं। भाई पहले बता देती है ना, है कि नहीं? चलो जो ग्रीन होती है ना उसे खाने। ओके, सो अभी हम लोगों ने देख लिया कंज्यूमर क्या होते हैं। सो अभिषेक, व्हाट डज इट मीन बाय कंज्यूमर? बताइए। विच आर कॉल्ड consumers. What does it mean by omnivore? Those organisms which eat plants only. Plants में omni नहीं आएंगे। हाँ। ठीक है। अब देखो, नहीं पता होना चाहिए ना कि जो पढ़ रहे हैं वो फिर क्या उनको पहले से तो नहीं आता है, फिर वो क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं आता तो पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात हो गई। सो कंज्यूमर हमने देख लिया, वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोप्स फॉर देयर फूड नीड्स एज दे कैन नॉट प्रिपेयर फूड फ्रॉम देयर। देखो, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। जैसे ये देख लो, ये मेमना घास चर रहा है, मतलब उदाहरण से जाकर समझ आता है। घास चरता हुआ मेमना देखो, बकरी है। ये क्या हुआ? मेमना, लैम्प, लैम्प। ठीक है, तो ये देख लो मेमना घास चर रहा है। चलो, ओके। So the consumers are of three types, Srishti. What are the three different types of consumers? Herbivores, carnivores, omnivores. ठीक है. So it can be further divided into three categories. Producers, consumers, and Consumers can be further subdivided into, that is herbivore, शाकाहारी, कार्निवोर, और सी का क्या मतलब है? ऑम्निवोर।
कार्न का मतलब ही मांस, तो दैट इज इसीलिए कार्नल प्लेजर, जो स्किन का प्लेजर उसे कार्नल प्लेजर कहते हैं। और कार्निवाल जहाँ स्किन का शो होता हो, जैसे ब्राजील, ना मतलब ब्राजील में डांस होता है ना, अफ्रीकन लोग डांस करते हैं, तो दैट इज कार्न का मतलब तुम समझो, कार्न वर्ड की एटिमोलॉजी समझो। कार्न का मतलब होता है मीट, तो उसकी एटिमोलॉजी से तुम सारे शब्द बना ले जाओ, कार्निवोर, कार्नल प्लेजर और कार्निवाल। अब अगला देखो, दैट मीन्स हर्बीवोर क्या चीज होती है, शिरवी डिफाइन करो। बहुत अच्छा, जैसा कि शिरवी ने हम लोगों को बताया, हम लोग शिरवी का धन्यवाद दें। इन्होंने कहा कि those who eat, that is, ठीक है, green plants, which take nutrition from green plants, those animals, those organisms which takes nutrition from green plants, yeah, which eat only plant, जो प्लांट को खाएं और प्लांट प्रोडक्ट को खाएं। उन सबको क्या कहेंगे, हर्बीवोर। इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं, काऊ, शीप, ठीक है, ये सारी चीज हो जाएगी। गोट हो जाएगा, गोट किसी में, मच्छर होगा, मच्छर नहीं, वो खून पीता है, दैट इज कार्निवोर। ऐसा पत्तों का रस भी तो पत्तों का रस तो दोनों में आएगा ना भाई। एक रात में बाहर लेटा वहाँ देखा मच्छर इतने थे भाई, मच्छर इतने ज्यादा थे कि वो ऐसा, सुन लीजिए, कि वो लग रहा था उड़ा लिए जाएंगे, लेकिन तभी मैं इंश्योर हो गया कि नीचे इतने खटमलों ने जकड़ रखा था, इसीलिए वो नहीं उड़ा ले जा पाया। ये संस्कृत का एक श्लोक। हाँ, कार्निवोर का क्या मतलब है? That means those animals which eat other animals are called which eat are called, बात ना करें। सो इन सब में कौन कौन सी कैटेगरी आएगी? लायन, टाइगर, जो दूसरे एनिमल को खाते हो। सो ऐसे और भी ये लेजर्ड, वुल्फ, ये सभी हैं। तो कुछ इन्होंने वल्चर भी रख ली हैं, गिद्ध, गिद्ध होता ना, यानी जो मरे का भी मांस खाएगा वो भी इसमें आ गया है, ऐसा भी इसमें ले लिया गया, कार्निवोर। या फिर ऐसा भी हो सकता है वुल्फ, जैसे एक होता है, दो हैं, तो आप फीलाइन तो जानते हो ना, फीलाइन, केनाइन जानते हो, बोवाइन, उर्साइन, मैस्कुलाइन, फेमाइन, केनाइन, वो कहते हैं बड़ी फीलाइन है, बिल्ली जैसी चालाक है, और कहते हैं बोवाइन है, बड़ी गाय जैसी है, बोलते हैं कि नहीं। और केनाइन, वो कुत्ते जैसा वफादार है। केनाइन किनको कहते हैं? जिनके ये केनाइन, ये हमारे दांत भी होते हैं कि नहीं, तो जो चीड़ फाड़ करने वाले प्राणी हैं उनको केनाइन कहते हैं। केनाइन वो होते हैं जो मरा हुआ मांस खाते हैं, जिंदे को नहीं खाएंगे। तो ये जो उल्फ है वो क्या है, जब शेर हट जाएगा तो जो बचा उसको खाएगा। गीदड़ हो गया, लोमड़ी हो गई, फॉक्स खुद नहीं मारते, कभी शिकार नहीं करेंगे, जो बचा हुआ मांस है वो खा लेंगे, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। उल्फ हो गया, फॉक्स हो गया, ये सब इसी में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? या वल्चर जो गिद्ध हैं, अगर कहीं पर कार्कासास पड़े हो, यानी शरीर या कुछ बचा हुआ हिस्सा पड़ा हो, रिमेन्स ऑफ व्हाट एवर इज लेफ्ट बाय टॉप कार्निवोर, उसको ये खा जाएंगे। तो ये सब भी इसी में आएंगे, ठीक है। ऐसे उर्साइन भालू जैसा सोया रहता है, आलसी। मैस्कुलाइन, ठीक है, और इसी तरीके से फेमाइन।
अब देखो, आलसी जैसा शहद पी लिया तो 2-2 महीने सोया। हॉर्स इसी में आएगा, हॉर्स करके कोई नहीं होता है। सब फॉक्स वाला होता है शायद। बॉक्स का होता है वो देखना पड़ेगा। तो अब ये देख लो, these are केनाइन का मतलब कुत्ता होता है, और फीलाइन बिल्ली, फीलाइन। अब जरा देखें, नेक्स्ट इज देयर आर carnivores can be subdivided into small carnivore and top carnivore. तो carnivore दो तरीके से divided है, can be subdivided या bifurcated, दो भागों में बांटा जा सकता है, into small, बात ना करें carnivore, फिर नहीं तो सौम्या को डिस्टर्ब होगा, and टॉप कार्निवोर। अब देखो, स्मॉल कार्निवोर, व्हाट डज इट मीन बाय स्मॉल कार्निवोर सौम्या? जो लोअर ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं और बताएंगे नहीं, कुछ भी पूछो तो हाँ टेक लगा सकती हैं, बोलो। Which can't harm. करेक्ट, जैसे इन्होंने बताया, नुआंसी टू द पॉइंट बताती है। नहीं, सो दैट इज स्मॉल कार्निवोर। हाँ वही वो नहीं खा। जो लेफ्ट ओवर्स खाते हैं। बहुत अच्छा। सो दोज एनिमल्स विच ईट हर्बीवोर, ये क्या? कैसे होंगे? जो जिसने हर्बीवोर, कोई घास खा रहा है और घास खाने वाले को जो खाए, बात समझाई? अच्छा, तो क्या कहेंगे? कार्निवोर को खाए तो हाँ, उसको टॉप कार्निवोर कहेंगे। अगर एक मांसाहारी उस प्राणी को खाए जो खुद मांसाहारी है, मान लीजिए मोर है, वो सांप को खाता है, लेकिन सांप घास नहीं खाता, तो मोर यहाँ क्या हो गया? टॉप कार्निवोर। इवन स्नेक मेढक को खाता है, लेकिन मेढक घास नहीं खाता, तो स्नेक भी टॉप कार्निवोर है। फिर मेढक मच्छर को खाता है, या मेढक और किसी छोटे कीड़े को खाता हो, बात समझ आ गई कि नहीं? तो हमें ये देखना है जो घास खाने वाले को खाएगा वो स्मॉल कार्निवोर, और जो घास खाने वाले को खाएगा। हमने तुम्हें चाहा, तुम चाहो किसी और को, खुदा करे तुम जिसे चाहो वो चाहे किसी को। मेरा कहने मतलब है ट्रेन बना के रखो, यही ट्रेन है। Those animals which eat other carnivore, other मतलब which eat herbivore, देखो यहाँ पे हर्बी, जो हर्बीवोर को खा ले, इधर ध्यान दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल जो इसको करेंगे, ठीक है, बात करते रहो, ठीक है, फिर हम वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। दैट इज इट इज कॉल्ड, हर्बीवोर को जो खा ले, जैसे लिजर्ड है, वो किसी ऐसे चीज को खाए जो मच्छर है, वो प्लांट्स है कि जीता है, तो उसको खा ले। लिजर्ड और भी तरीके के होते हैं, लिजर्ड तो बहुत तरीके के होते हैं, बड़े बड़े डायनासोर भी एक लिजर्ड ही, रेप्टाइल ही है, तो लिजर्ड इसमें आ जाएगा। और कौन कौन से आ जाएंगे? तो बर्ड आ जाएगी। तो बर्ड इंसेक्ट भी खाती है। बर्ड सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्रेन्स खाती हो, गौरैया स्पैरो है, वो क्या खाती है? इंसेक्ट खाती है। माओ ने मरवाया था कि नहीं गौरैया को, बोला था 1 किलो गौरैया ला के दोगे तो $1 देंगे, और उसने चीन से 1960 में गौरैया मुक्त कर दिया। लेकिन गौरैया के न रहने पर कीड़े इतने बढ़ गए कि उन्होंने फसल खा डाली, और वहाँ 30 लाख लोगों की मौत हो गई भुखमरी से। तभी तो चीन सांप खाता। उसने बोला जो जमीन खोदो, सब स्टेटम में जो मिले खा लो, अगर जिंदा रहना। 30 लाख लोग मर चुके हैं मेरी एक गलती की वजह से, और उसी माओ का चित्र आज वहाँ की करेंसी में है। जो चीन की करेंसी में है वो माओ है, उसी की पूजा हो रही है। हिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं? वही माओ है ये।
अब जरा देखो, वहाँ का पहला जो वो है, उसके बाद शी जिनपिंग दूसरा फेमस हुआ, वो कहता है मैं चीन में फिर से मेरी पुनर्जन्म हुआ है माओ का मेरी रूप। Those animal which eat herbivore, जैसे बर्ड हो गया वो इसी में आ गया, लिजर्ड हो गया वो भी इसी में आ जाएगा। अब ये देखिए, मैंने बताया कि प्रोड्यूसर के बाद क्या होगा बताओ, कंज्यूमर। इसको जो कंज्यूम करे वो कौन है, हर्बीवोर को जो खाए स्मॉल कार्निवोर, और जो उसको खाए बिग वो कार्निवोर। टॉप कार्निवोर। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है क्योंकि इसने कंज्यूम किया, ये तीनों ही कंज्यूमर है, वो तो प्रोड्यूसर में आ गया। तो ये सब क्या हुए, ये कंज्यूमर्स है, और ये कौन सा है प्राइमरी, और ये सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। और ये टर्शियरी तृतीयक श्रेणी का भोज्य प्राणी में, दैट इज टर्शियरी। सो अब जरा देखें, तो स्मॉल कार्निवोर क्या हुए, बोलो प्राइमरी कंज्यूमर हुए या और कुछ, करेक्ट, जैसा उतना नहीं पूछेंगे, उसके माइंड में वो है ना, दैट इज इट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर यशिका हर्बीवोर क्या हुए, बहुत अच्छा, उतना चलेगा। देखो पहली बार तो वो बता रही है, किसी को पुल डाउन मत करो। टर्शियरी उसने सही बोल दिया, यही क्या काम है। Now, next is top carnivore. So top carnivore को 5 का डिफाइन करो। Those animals which eat other कार्निवोर्स which eat small carnivores। ठीक है, तो बात सही है कि कार्निवोर में तो एनिमल ही आएंगे, लेकिन जो स्मॉल कार्निवोर को खाए, ठीक है, कार्निवोर तो खुद ही वही है उसमें, तो विच ईट स्मॉल कार्निवोर। अगर मान लीजिए कोई भेड़ को खाता है तो क्या हम उसे टॉप कार्निवोर में रखें, क्योंकि वो तो हर्बीवोर को खा रहा है। सो दोज एनिमल्स which feed on, जो उन निर्भर रहें, feed on small carnivore। स्नेक आ जाएगा, स्नेक किसको खा रहा है, क्योंकि मेढक को खा रहा है, मेढक खुद ही एक कार्निवोर है, इंसेक्ट को खाता है, तो स्नेक आ जाएगा, मयूर आ जाएगा, पीकॉक, ऐसे और भी आ जाएंगे टर्शियरी कंज्यूमर्स में। सो ह्यूमन कैन बी आइदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी टाइप ऑफ कंज्यूमर। तो हम कैसे हैं, हम खुद पर निर्भर करते हैं। अगर हमने हमेशा पालक खाई है तो हम प्राइमरी में। सो ह्यूमन कैन बी, ह्यूमन एज ए होल इज ए omnivore, क्योंकि वो दोनों खाता है, लेकिन वो इन्हीं तीनों टाइप में से कोई कंज्यूमर है। अगर वो एक ही टाइप के फूड पर निर्भर करता है तो उसे हम कहते हैं भाई वो वेजिटेरियन है, और फिर इसी तरीके से मीट खाने वाला है, नॉन वेजिटेरियन है, और मौकाटेरियन भी हो सकता है, मौका परस्त, मौकाटेरियन, जैसा मौका मिला वो। जैसे डीएससी वालों से पूछो भैया तुम वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन, तो मैं कहा मौकाटेरियन। हमने कहा वहां पर हम आर्मरी में थे बॉम्बडम में, हमने कहा कल मोर घूम रहा था, वो क्या हुआ, क्या क्या अंदर चला गया। हमने कहा तुम तो टॉप टॉप खा लिया, कल तक उसको छोले खिलाते थे यार, इसी को उसको हाथ से छोला खिलाता था, मोर चढ़ चढ़ के छोला खाता। मेरी दोस्त उसको बहुत
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी टाइप ऑफ कंज्यूमर। बात ना करो। अब जरा देखें, तो ये हम लोगों ने कंज्यूमर्स में भी देख लिया। देयर आर प्रे एंड प्रीडेटर्स। तो प्रे कौन से हैं? शिकार। सो यानी प्रीडेटर्स ईट प्रे। तो प्रीडेटर्स क्या है? तो कोई किसी का, यानी एनी एनिमल इज प्रीडेटर ऑफ सम प्रे एंड सेल्फ इज प्रे ऑफ सम अदर प्रीडेटर। जैसे आप मान लो मेढक है, वो प्रीडेटर, किसके लिए प्रीडेटर है? मच्छर के लिए। लेकिन खुद किसका शिकार है? खुद किसका प्रे है? सो एनी एनिमल इज प्रीडेटर ऑफ ए प्रे एंड प्रे ऑफ सम अदर प्रीडेटर। बोलो जरा इस बात को। Any animal which is predator कैन बी can be predator for a prey and prey for an another predator. Any animal is eaten by many and self eats many. जरा बताओ। Any animal can be eaten by many and self eats many. सेल्फ इट्स, वो हम जैसे कोई भी है वो कई चीजों को देखेगा, ये नहीं बोलेगा कि हमें मच्छरी मिलेगा तभी खाएंगे, कुछ और भी मिल जाएगा तो वो भी खा लेगा। अर्थवॉर्म को भी खा लेगा मेढक, और किसी एक पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा। और इसी तरीके से वो कईयों के द्वारा खाया जाएगा। उसको ये नहीं कि स्नेक ही खाए, और कोई लिजर्ड भी आ गई तो वो भी चाव से खाएगी। तो इस तरीके से होता है। सो यहाँ पर ये चीज है कि एनिमल इज, जरा वही सेंटेंस कंप्लीट करो, इज प्रीडेटर Any animal is a predator Of a- prey हाँ। and a prey for any other predator. कितना अच्छा बोलिए। एनी एनिमल Yeah. is predator of a prey and prey for, prey का मतलब शिकार, और ये शिकारी, ठीक है, and prey for some other predator। Any animal is self eats many animal and eaten by many animals। जो हम कार्निवोर में बोल रहे हैं कि एनी एनिमल, ठीक है, ईट्स मैनी एनिमल And gets eaten by many. and get eaten by, get की जरूरत नहीं, eaten by many animals। This is for carnivore। इससे एक फूड वेब एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब जरा देखिए कि हमारे पास ऐसी भी चेन हो सकती है। मान लीजिए कि ग्रास है, ग्रास पर मॉस्किटो डिपेंड कर रहा है। मॉस्किटो को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, और स्नेक को किसने खा लिया? पिकॉक ने खा लिया, और पिकॉक को किसने खाया? डीएससी ने। पिकॉक, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं, ये तो प्रोड्यूसर हो गया, और ये सारे क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए। ये अब इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शरी कंज्यूमर, और ये उससे टॉप कंज्यूमर हो गया, ठीक है, या क्वार्टरनरी कंज्यूमर, जो चतुर्थक आहार करने वाला है आहार श्रृंखला में। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, देखो इस चीज को। तो ये क्या हुआ बताइए? प्राइमरी कंज्यूमर, ये कैसा बताइए? सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर स्नेक क्या हुआ? टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीयक और चतुर्थक, और ये क्वार्टरनरी कंज्यूमर। जबकि ग्रास क्या हुई? प्रोड्यूसर।
और इससे ऊपर इसने एनर्जी किससे ली थी? सन से ले ली। ठीक है, फूड चेन बनानी होगी तो ग्रास से शुरू होगी। सन को नहीं रखते फूड चेन, सन किसी के द्वारा थोड़ी ना खाया जाएगा। तो सन नहीं खा सकता वो ना, वो बजरंग बली बनना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट इज ऑमनीवोर। Omnivore, those animal which eat both plants and animals. Which eat, मॉस्किटो ग्रास खाता है। उसके सैप पर रहेगा। बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो प्लांट पे बैठे रहते हैं ना, खा जाते हैं उनको, चुन चुन के गौरे खाते हैं। आपको मालूम प्लांट पे कई रोग लगते हैं, उसपे कीड़े दिखते भी हैं। जैसे आपने देखा गोभी में सुरई या कुछ ऐसे लगती है, कीड़े चलते चलते ऐसे हरे हरे चलते हैं, उन सबको गौरैया खा जाती है, स्पैरो। सो दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, इन्हें सर्वहारी कहेंगे। और वो शाकाहारी और मांसाहारी तो खैर आप जानते ही हैं। आर कॉल्ड ऑमनीवोर। 3 ऐसे एग्जाम्पल आप दो मनीष जो ऑमनीवोर हैं। हाँ, कैट एंड डॉग आर कॉल्ड। अब तो मच्छर आ ही जाएगा। मतलब कई बार ऐसा होता है उड़ते हुए कबूतर को जो कुत्ता है, कई बार देखा कि नहीं, ऐसे झपट लेता है, फिर बिल्ली भी झपट लेता है। वो ये देखा कबूतर बैठा नहीं, झपट लिया। सो कुछ पाने के लिए किसी का। ठीक है, इट इज कॉल्ड ह्यूमन आ जाएगा, कैट, इस तरीके से हो सकता है। इसके अलावा भी क्रो भी इसमें आ रहा है। क्रो भी मीट कुछ ना कुछ वो खाता रहता है। जैसे फ्लैश कहीं छूटा हुआ है ना तो क्रो उस पर चोंच मारता है। वो नहीं है उसमें विभत्स अलंकार में कौवे चुभला चुभला कर खाते, और गिद्ध नोचते आंख, और कौवे चुभला चुभला कर खाते। वो एक होता नहीं, कई तरीके के अलंकार हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें आ गई? दैट इज क्रो। डियर पे भी भरोसा ना करना, वो भी मांस खाता है। ठीक है, इंसान का तो नहीं खाता है। ये मैना, मैना भी खाती है। और एंट, आंट भी इसी में आ जाएगी। तो पेंगुइन क्या है? पेंगुइन का इसमें लिखा नहीं, देखा पेंगुइन का पता नहीं ठीक है, आगे देखो। पेंगुइन ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी होगा। नाउ आगे देखिए, बात नहीं करोगे। दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स which are extremely small are called सौम्या। टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स, ऐसे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स which are very small। साक्षी ने क्या कहेंगे? करेक्ट। ध्रुवांशी सब सोच रही थी बस। हाँ बोलो। करेक्ट। जैसा इन्होंने कहा साक्षी ने कि उन्हें प्लैंकेटॉन कहिए सर। अरे ठीक है। So in these are of 2 types. One is phytoplankton and other is zooplankton. So what is phyto? देखो करेक्ट बता दिया, बोला बहुत अच्छा बता दिया, बोल दिया कि जो zooplankton है वो प्रोड्यूसर थोड़े हैं। phytoplankton that means phytoplanktons, the microscopic aquatic plants freely float on surface of water। और उनको क्या कहेंगे? फाइटोप्लैंकटन। पानी में इस तरीके का हरा हरा अगर कुछ तैर रहा हो
हाँ वो एल्गे टाइप भी होगा, लेकिन वो कॉलोनी में नहीं रहेगा, अलग अलग एक एक ही तैरेगा। ये नहीं कि ग्रुप में नहीं रहेगा, उसमें टिश्यू लेवल नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे बताइए। और ये सारी सीरीज किसकी बताओ जरा। ज़ूप्लैंक्टन, अमीबा भी है, इसमें पैरामीशियम भी, देखो ये सब लार्वा भी होगा जो नहीं होता फिश के। ये ज़ूप्लैंक्टन, ये फाइटोप्लैंक्टन, अमीबा पैरामीशियम यहाँ पर। ये ज़ूप्लैंक्टन और ये क्या है फाइटोप्लैंक्टन। एक्वेटिक वो bodies, microscopic bodies which float on water are called phytoplankton। और ये जो अमीबा पैरामीशियम में जो यूनिसेलुलर जीव प्रोटिस्टा हमने बताया था, ये देख लो ज़ूप्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन वही सब है। इसमें क्लेमाइडोमोनास सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो आपने देखा होगा इस तरीके की हरी घास। हाँ, फाइटो का मतलब ही है। देखो बहुत अच्छी बात बताई, बोल रहे हैं कि सर ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो क्या मैं फाइटा का मतलब प्लांट समझूं? तो हाँ आप समझिए, बिकॉज फाइटो का फाइटस का ही मतलब क्या है प्लांट। तो दैट इज द माइक्रोस्कोपिक aquatic plants are called phytoplankton. Zooplankton, that is freely floating algae। कैसा algae? जो किसी दीवार पे ना लगा हो, पानी में फ्रीली फ्लोटिंग। तो फ्रीली जरूर लगाना, क्योंकि उसमें फिर टिश्यू लेवल या कॉलोनी विकसित ही नहीं हो पाएगी। और माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल, आर कॉल्ड ज़ूप्लैंक्टन। That is very very small fish या लार्वा या प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, यदि अमीबा प्रोटोजोआ है ध्रुवांशी, तो तुम क्या हो? मैं एनिमल। बता दिया उसने कहा दो ही लोग हैं, या तो प्रोटोजोआ या मेटाजोआ। हम मेटाजोआ है नहीं, मेटा वर्ल्ड में हम जा रहे हैं, बहुत बड़े संसार में, मेटा यूनिवर्स कहा जाता है कि नहीं। तो वो प्रोटोजुआ है, शुरुआती जानवर। जुआ का मतलब क्या होता है जानवर, हम मेटाजुआ हैं, बाद वाले जानवर है, बात कि नहीं। सो प्रोटोजुआ में कौन आएगा? जुआ, जानवर, शुरुआती जानवर, इनिशियल, ठीक है ना। तो दैट इज वेरी, तो प्रोटोजुआ, तो वो सब आ जाएंगे अमीबा, पैरामीशियम। अब वो उसमें रखें कि नहीं, देखो वो फिर सौम्या इतराज करेगी, क्या कि सर यूग्लिना उसमें रख दिया, हमने बोला था कि वो सब प्रोड्यूसर हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे ना हम लोग। अब जरा देखो, वेरी वेरी स्मॉल फिश आल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी। नाउ थर्ड देखिए, हम लोगों ने ये देखा था पीयूष की, एक है प्रोड्यूसर, दूसरे कंज्यूमर हैं, और तीसरे हैं डिकम्पोजर। ये तीनों किसके प्रकार? दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ, बोलो। सो बायोटिक कंपोनेंट का हम तीसरा प्रकार देखेंगे। द थर्ड कैटेगरी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिकम्पोजर्स, यानी अपघटनकर्ता। थर्ड कैटेगरी ऑफ biotic component are decomposers. Now let us define decomposer. Decomposers क्या होते हैं? Microorganisms which break down माइक्रोऑर्गेनिज्म। मुझे ये तुम्हारी बात बहुत पसंद है कि तुम बिना सोचे बोलती हो। दैट इज माइक्रोऑर्गेनिज्म
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ना कि सिंपल। अरे सर मैंने कहा था वो उसमें टू। अच्छा तो ये ठीक है। तो जिसको सब कुछ आता है उसे सोचने की जरूरत क्या? भगवान ऑमनीशिएंट है, सर्वज्ञाता है, उसे कुछ सोचना है क्या? दैट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनटू, आप बोलो बोलो, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ना, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। उनको क्या कहेंगे? जो कॉम्प्लेक्स फूड को कर दें तो ये क्या करेंगे? दे ब्रेक डाउन dead remains of plants and animals into inorganic substance and complete biogeochemical cycles. These break down, किसको करेंगे? Break down dead remains of. इन्होंने नहीं तोड़ा, नहीं डिकम्पोज किया, तो जो अनडिकम्पोज जमीन में दब गए या फिर जंगलों में मिट्टी के नीचे दब गए, वही कोयला और पेट्रोलियम बने। और जिनको डिकम्पोज कर दिया वो नेचर में फिर से मिल गए। सो दे ब्रेक डाउन दैट रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, इनटू सिंपल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस and returned back these elements to nature which were earlier taken by other complex organisms. Return back कर देते हैं ना, and return back these elements. इसमें अपना फोन नंबर लिखो तो हम आपको कर देंगे। Return back these elements to nature which were taken by, अब वो किसी ने भी लिया हो, चाहे प्रोटिस्टा ने लिया, पैरामीशियम भी तो कुछ ना कुछ खा ही रहा है, मोनेरा भी ले रहा है कुछ ना, मतलब ये है तो बैक्टीरिया, which were taken by other kingdom animals। अगर मोनेरा छोड़ दो तो बाकी सभी किंगडम वाले ले रहे हैं, 4 किंगडम तो लेते ही हैं, फंगी नहीं लेता, फंगी भी लौटाता है। तो मतलब ये क्या है? एंड कंप्लीट बायोजियोकेमिकल्स। बायो जियो केमिकल साइकिल, ये बायोजियोकेमिकल साइकिल को कंप्लीट करते हैं। हेंस दीज आर नोन एज सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसीलिए क्या ये सफाई कर्मचारी कहलाते हैं ऑफ नेचर। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एज दे क्लीन आवर जो एनवायरमेंट एंड मेक्स इट वर्दी फॉर लिविंग, सो दीज आर नोन एज सैनिटरी इंस्पेक्टर। And makes it worthy of living, so these are also called sanitary inspectors। तो ये सैनिटरी इंस्पेक्टर्स ऑफ नेचर हैं, यानी प्रकृति के द्वारा नियुक्त किए गए सफाई कर्मचारी ऑफ नेचर, और सैनिटरी इंस्पेक्टर्स एम्प्लॉयड बाय नेचर। Decomposers help in recycling of materials in ecosystem. In recycling of material in ecosystem। इनके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं? These are also known as micro consumers or saprotrophs।
मतलब सेप्रोट्रोप्स का क्या मतलब होता है? मृतोपजीवी, मरे हुए पे जो जिंदा रहे। These are also known as, देखो इनको दो नामों से जानते हैं। अब ये हम लोग देखेंगे कि क्या एकलव्य ने वे दो नाम सुने हैं। अब वो चीज कानों में रिवर्बरेट हो रही, हमने बोल दिया, वातावरण में कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड रहती है, तो वो क्या वो गूंज अनुगूंज है इनके अंदर? हाँ बोलो, मुझे याद नहीं आ हाँ बोलिए, बताए। करेक्ट, जैसा इन्होंने बताया, दीज आर नोन एज माइक्रो कंज्यूमर्स और सेप्रो, दैट इज सेप्रोट्रोप। है ये भी कंज्यूमर, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं पड़ते, तो इसलिए सेप्रोस का मतलब मृत, और मृतोपजीवी, मरे हुए पे जो जिंदा रहे, उनको क्या कहते हैं? सेप्रोट्रोप्स। ठीक है, इसमें कुछ भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर, कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि देख लो, दो तरीके के हो सकते हैं। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरीके के हैं, एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है पीयूष, और एक है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इन दोनों से तुम क्या समझते हो? और इनमें नाइट्रोसोमोनास किस कैटेगरी में आता है और राइजोबियम किस कैटेगरी में आता है? चलो ठीक है, सो दीज आर फंगी लिखो। अब इनके बारे में कल हम लोग देखेंगे। दैट इज बैक्टीरिया, और दूसरा क्या हो गया? फंगी। इतना ही लिखो। इतना ही रखिए।